आरा बिस्तर पर बेसुध बैठी थी। उसकी आंखें तलाक के कागजों पर टिकी थी जो कियान ने अभी अभी उसकी तरफ फेंके थे। उस आदमी की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। आरा, तुमने क्लो के साथ जो किया उसका पछतावा तुम्हें जिंदगी भर रहेगा। मैं तुम्हारे बारे में गलत था। अभी साइन कर दो। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, आंखें लाल और सूजी हुई थी। उसकी आवाज भावनाओं से भर गई थी और वह रोते हुए बोली, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा। लेकिन कियान को अपनी बात पर पूरा यकीन था। उसने अपनी आंखों से क्लो को सीढ़ियों से नीचे धकेलते हुए देखा था। उसने उसकी कलाई पकड़ी और इतनी जोर से दबाई कि आरा को लगा कि उसकी हड्डियां टूट जाएगी। क्लो मेरी पहली प्रेमिका थी। हाँ, लेकिन हमारा ब्रेकअप बहुत पहले हो गया था। तुम अभी भी इतनी जलस क्यों कर रही हो? मैं नहीं कर रही। उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजरों में उसका हर शब्द एक झूठ था। उसने अपना मन बना लिया था और बस एक मरा हुआ इंसान अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकता। अचानक एक दिल दहला देने वाली हंसी कमरे में गूंज उठी। तलाक? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वह उछल पड़ी और कागज पर सिग्नेचर कर दिए। कियान, मैंने तुम्हें 10 साल तक प्यार किया। लगता है यह सब एक बुरा मजाक था। अब से हम अलग अलग रास्ते अपनाएंगे। कियान ने उसे घूर कर देखा। तुम्हें लगता है कि कागज पर सिग्नेचर करने से यह सब खत्म हो जाएगा? क्लोई के साथ तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हारे पूरे परिवार को सजा दिलाऊंगा। आरा जम गई। उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था। क्या मुझे बर्बाद करना ही काफी नहीं है? मेरे माता पिता ने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला। मेरे परिवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसने उसकी ठुड्डी पकड़ ली। उसकी आवाज में घृणा भरी थी। कुछ नहीं। तुम्हारे परिवार ने मुझे धोखे से इस शादी में फंसाया और मैं मान गया। लेकिन क्लोई निर्दोष थी और तुमने उसकी जान ले ली, अपने सारे बड़े बड़े वारिसों के साथ। तुम मुझसे 1000 गुना ज्यादा क्रूर हो। उसके शब्द उसे बर्फीले पानी की बाल्टी की तरह लगे, जिससे वह अंदर तक कांप उठी। उसने अपने सामने खड़े उस आदमी को देखा जो इतना जाना पहचाना होते हुए भी इतना अनजान था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उस तरह की इंसान हूँ? वह जोर से हंस पड़ा, मानो उसने उसे तब तक का सबसे मजेदार चुटकुला सुनाया हो। उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी जो उसे पूरी तरह निगल जाने की धमकी दे रही थी। तुम मेरे ध्यान देने लायक भी नहीं हो। खुद को धोखा देना बंद करो। आरा, आज से तुम्हें क्लो की मौत की कीमत चुकानी होगी। उसने बिना पीछे देखे जाते हुए देखकर आरा का दिल एक ठंडे गड्ढे में डूब गया। उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज दर्द से कांप रही थी। कियान, क्या होगा अगर एक दिन, एक पल के लिए रुक जाए? कियान, एक तुम्हें एहसास हो कि तुमने मुझे गलत समझा है। उसके सीने में एक अजीब सी दर्द उड़ी, लेकिन जल्द ही उसकी जगह आत्मविश्वास ने ले ली। आरा, जिंदगी भर तुम ही मेरी ऋणी रहोगी। अगले दिन आरा को हत्या के संदेह में गिरफ्तार कर लिया गया। एकमात्र गवाह कियान था। जब उसे ले जाया जा रहा था तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने पीछे मुड़कर आखिरी बार उस आदमी को देखा। तुम्हें प्यार करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कियान ने सोचा था कि क्लो का बदला लेने से उसे संतुष्टि मिलेगी, लेकिन उसे सिर्फ एक दर्द भरी खालीपन महसूस हुई, मानो उसके दिल का एक टुकड़ा निकाल दिया गया हो। जेल में जिंदगी आरा के लिए नर्क समान था। 5 साल तक दूसरे कैदियों द्वारा धमकाने से वह निराशा के कगार पर पहुंच गई थी। फिर एक दिन उसे पता चला कि वह कियान के बच्चे की गर्भवती है। उसने 10 महीने की गर्भावस्था और कठिनाइयों को सहा और एक नन्ही सी जान को जन्म दिया। जैसे ही वह ठीक हुई,
उसके पास अपने भाई ऐतन को बच्चे को सौंपने के अलावा कोई और रास्ता ना था। 5 साल बाद अच्छे बिहेवियर के कारण उसे समय से पहले रिहा कर दिया गया। जब ऐतन अपने छोटे बेटे के साथ उसे लेने आया तो उसने बच्चे को कसकर गले लगा लिया और फिर कभी अलग ना होने की कसम खाई। 12 साल की उम्र में उसने मजाक में कहा था कि वह बड़ी होकर कियान से शादी करेगी। 22 साल की उम्र में उसका यह सपना सच हो गया। लेकिन किसने सोचा होगा कि 5 साल बाद वही उसका गला घोंट देगा, उसे तलाक के कागज पर साइन करने के लिए मजबूर करेगा और क्लो की जान की कीमत चुकाने के लिए कहेगा। आरा एक बुरे सपने से अचानक जाग उठी। उसका शरीर ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। अतीत एक ऐसे राक्षस की तरह था जो उसका पीछा कर रहा था, उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। हमेशा तब वार करता था जब वह सबसे कमजोर होती थी। उसे उस दिल दहला देने वाले दर्द को फिर से जीने के लिए मजबूर करता था। माँ, एक और बुरा सपना। लियो गर्म दूध का गिलास लेकर अंदर आया। उसका छोटा सा शरीर उसकी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व था। क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? अंकल एथन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। लड़के की समझदारी हमेशा उसे गिल्ट और दुख दोनों से भर देती थी। उसने उसके बालों को सहलाया। मैं तुम्हारे साथ ज्यादा समय नहीं बिता पा रही हूँ। तुम्हारे अंकल तुम्हारे लिए बहुत अच्छे रहे हैं। कल वीकेंड है, चलो उसके साथ अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं। पार्क का नाम सुनते ही लियो की आंखें चमक उठी। उसका चेहरा कियान के बचपन जैसा था, लेकिन जहाँ कियान की आंखें बर्फीली थी, वही लियो की आंखें गर्मजोशी और कोमलता से भरी थी, मानो उनमें पूरा रात का आसमान समाया हो। आरा ने अपने बेटे को कसकर गले लगाया, उस गर्माहट को महसूस जिसे उसने हमेशा के लिए खो दिया था। अगले दिन सुबह लियो नाश्ता कर रहा था, तभी टीवी पर एक न्यूज रिपोर्ट चल रही थी। उसकी मां का ध्यान अपनी ओर गया। सूत्रों के अनुसार क्राफ्ट परिवार के सबसे बड़े बेटे कियान क्राफ्ट महीने के अंत तक स्टारलिंग कॉरपोरेशन के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए एनजी और सिटी पहुंचेंगे। दोनों कंपनियां 5 साल पहले पब्लिक हुई और तब से स्ट्रांग फाइनेंशियल पावर बन चुकी है। रिपोर्ट खत्म होने से पहले ही लियो ने टीवी बंद कर दिया। उसने अपनी मां की ओर देखा। उसकी साफ आंखों में एक अनकही क्यूरियोसिटी जाग उठी थी। वह आदमी जिसका नाम कियान है, वह मेरे पिताजी है ना? आरा का दिल बैठ गया। ऐसे बच्चे से कैसे निपटा जाए जो अपनी ही भलाई के लिए जरूरत से ज्यादा होशियार है। उसने बेतुके ढंग से सोचा, क्या उसे थोड़ा कम होशियार बनाने का कोई तरीका है? जब वह घबरा रही थी, लियो ने अपने गालों को चुटकी से दबाया। माँ, मैंने उस आदमी का चेहरा खबरों में देखा, अब मेरा चेहरा देखो। आरा ने अपने बेटे और कियान के बीच अजीब समानता देखी। उसके सीने में एक भारीपन सा आ गया। कहीं कियान तुम्हें अपने साथ न ले जाए, इसीलिए शायद इस साल छुट्टियों में हमें विदेश सफर पर जाना चाहिए। लियो ने सिर हिलाया। इंडस्ट्री एनालिसिस के तहत मिस्टर क्राफ्ट का बिजनेस नेटवर्क बहुत बड़ा है। अगर हम विदेश भी चले गए तो भी वो हमें ढूंढ ही लेंगे। आरा मुश्किल से हंस पाई। हाँ हाँ, तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो। कुछ पल की चुप्पी के बाद लियो ने धीरे से कहा, माँ, चिंता मत करो, मैं उसके साथ कहीं नहीं जा रहा। आरा की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। तुमने अचानक ऐसे क्यों कहा? लियो ने अपनी माँ की ओर देखा। उसका फेस सीरियस था। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, उसकी भी नहीं। आरा खुद को रोक नहीं पाई और अपने बेटे को गले लगा लिया। मुझसे वादा करो, ठीक है? उस दोपहर इंटरटेनमेंट पार्क के एंट्री गेट पर एथन ने लियो को वही रोकने के लिए कहा, जबकि वह टिकट खरीदने गया। तभी एक शानदार लग्जरी कार उनके पास से गुजरी। कियान की निगाहें चारों ओर घूमी, फिर अचानक ठहर गई। उसने ड्राइवर को गाड़ी रोकने का आदेश दिया।
ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाए। कियान ने अपना सिर घुमाया। वह आकृति इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी? क्या वह वही थी? उसका दोस्त जैक्स पास आकर देखने लगा। अरे वाह, क्या वह तुम्हारी पूर्व पत्नी और उसके हाथ में पकड़ा हुआ बच्चा नहीं है? हे भगवान, वह बिल्कुल तुम्हारी हम शक्ल है। इनकार करने की कोशिश भी मत करो। वह तुम्हारा ही बच्चा होना चाहिए। सदमे, गुस्से और एक अजीब अनचाही खुशी के तूफान ने कियान के चेहरे को एक भयानक मुखौटे में बदल दिया। आरा ने चुपके से हिम्मत की। उसका बच्चा है। शाम को लियो को घर छोड़ने के बाद एथन को एक सख्त डेडलाइन पूरी करने के लिए अपने स्टूडियो वापस जाना पड़ा। आरा ने उसे आवाज दी, काम में ज्यादा मत उलझना। एथन ने चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हारा ख्याल रखना ही काफी मुश्किल है। मेरी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। लियो अचानक हंस पड़ा। अंकल तो बूढ़े कवारे हैं। आरा ने जल्दी से अपने बेटे का मुंह ढक लिया। शरारती मत बनो, ऐसा मत कहो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन एथन बस हंसता रहा। यह बच्चा अच्छा बच्चा बनो और अपनी माँ की बात मानो, ठीक है? लियो ने आज्ञाकारी होकर सिर हिलाया। एथन के जाने के बाद आरा ने धीरे से पूछा, आज तुम्हें मजा आया? बहुत मजा आया है ना? लियो चहकते हुए बोला, बहुत मजा आया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। यह सोचकर कि एथन कुछ भूल गया है, लियो दरवाजा खोलने के लिए भागा। लेकिन जब उसने दूसरी तरफ का चेहरा देखा तो लड़के की मुस्कान जम गई। कियान ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका अपना बेटा दरवाजा खोलेगा। पिछले 5 सालों में उसने आरा से दोबारा मिलने की कल्पना हजारों बार की थी। उसने आरा को ठंडी, दूर या नफरत भरी हुई ही सोचा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने बच्चे से पहले मिलेगा। अरे बच्चे, मैं तुम्हारा पापा हूँ। लियो का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी दिल दरवाजा बंद करने को कह रही थी, लेकिन कियान उससे तेज था। उसने हाथ से दरवाजा रोक दिया और अंदर घुस गया। जैसे ही उसने उसे देखा, उसका दिल बैठ गया। उसके अंदर तक गहरा डर और दर्द उमड़ आया, जिससे वह लड़खड़ा गई। वह हमें कैसे ढूंढ पाया? क्या वह मेरे बेटे को ले जाने आया है? वह आगे बढ़ा। काफी समय हो गया है। आरा ने अपने होठ दबाए, चुप रही। लेकिन लियो ने तुरंत अपनी माँ को बचाने के लिए अपनी बाहें फैला दी। उसका छोटा सा चेहरा थका हुआ लग रहा था। मिस्टर क्रॉफ्ट, मैं और मेरी माँ कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। आपको जो कहना है कहिए और चले जाइए। उसने आरा का हाथ पकड़ा और खींचा। माँ, डरो मत, चलो बेडरूम में चलते हैं। जैसे ही वे जाने के लिए मुड़े, कियान की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, रुको, तुम यह सब नहीं समझाओगी। बच्चे, आरा जम गई। 5 साल का दबा हुआ दुख और दर्द टूटे हुए बांध की तरह फूट पड़ा। वह गुमी। उसकी आवाज आंसुओं से भर गई थी। क्या समझाना है? मैं 5 साल जेल में रही। तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ सकते? क्या मुझ जैसे आपराधिक रिकॉर्ड वाले इंसान से मिलना तुम्हारे लिए जरूरी है? वह उसके करीब आया और उसका हाथ पकड़ लिया। यह मत समझो कि तुम जानती हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ। वो बच्चा कब पैदा हुआ, इससे तुम्हें क्या लेना देना? जेल में जाहिर है। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं तुम्हारे ध्यान देने लायक नहीं हूँ। लगता है कि सिर्फ क्लोई ही ऐसी है, या फिर ऐसी थी। उसका नाम लो। वह दहाड़ा। आरा ने अपना हाथ छुड़ाने के लिए संघर्ष किया। छोड़ दो। जैसे ही उसने अपनी कलाई उठाई, उसके सामने घावों का एक जाल दिखाई दिया। कियान की पुतलियां सदमे से सिकुड़ गई। खुद को रोक ना पाने के कारण उसने पूछा, क्या हुआ? ये घाव कहाँ से आए? उसके चेहरे पर सदमा देखकर आरा ने कड़वी हंसी हंसी। क्या यह वही तोहफा नहीं है जो तुमने मुझे दिया है? कियान, मैंने तुम्हारे लिए दर्द को बहुत सहा है। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, बस मुझे जाने दो।
कियान का हाथ ढीला पड़ गया। उसकी आंखों में संदेह भर गया। आरा ने अपना सिर नीचे कर लिया। प्लीज चले जाओ। 5 साल जेल में रहने से उसके सारे भ्रम टूट गए थे। जो आंखें कभी प्यार से भरी थी, अब उनमें बस टूटी हुई नफरत थी। स्नेह का कोई निशान नहीं बचा था। वह उसे पिंजरे में बंद करना चाहता था, उसे जिंदगी भर पछतावा करवाना चाहता था। तो ये सब कैसे हुआ? जेल में उसकी बातें किसने सुनी? किसने उसके स्वाभिमान को तोड़ दिया? एक भयंकर डर ने कियान को जकड़ लिया। उसका दम घुट रहा था। उसे डर था कि अब वह अपने सामने खड़ी महिला को समझ नहीं पा रहा था। वे 5 साल से साथ रहे थे, फिर भी अब वह उसे एक अजनबी जैसी लग रही थी। जब उसने ऊपर देखा तो उसकी आंखों में नफरत एक उग्र लहर की तरह उमड़ पड़ी। बाहर निकलो। कियान आखिरकार चला गया। दरवाजे के बाहर खड़े होकर वह खुद से पूछता रहा, वह ऐसी कैसे हो गई? उन 5 सालों में उसने क्या क्या सहा होगा? उसका सीना भारी हो गया। उसके हाथ कॉलर को कसकर पकड़े हुए थे। सांस लेने में उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका गला घुट रहा हो। अंदर आरा दरवाजे के फ्रेम से टिकी हुई थी। दर्द चुपचाप उसके चेहरे पर फैल रहा था। हर दबी हुई भावना उस पर एक ज्वार की लहर की तरह टूट पड़ी। अंधेरे निराशा भरे दिन उसके कानों में चीख रहे थे, उसे वापस खाई में खींच रहे थे। माँ, दूध चाहिए। लियो की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। आरा ने सिर हिलाया और अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया। एक उथल पुथल भरी रात के बाद उसे उम्मीद थी कि कियान उन्हें अकेला छोड़ देगा, लेकिन अगली दोपहर अचानक एक घटना घटी। एथन ने फोन किया। उसकी आवाज घबराहट से भरी थी। उसे लियो स्कूल में नहीं मिला। प्रिंसिपल ने बताया कि उसे कियान लेने आया था। आरा ने अपनी कमीज को कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थी। कोई बात नहीं, डरो मत। कियान ने उसका आखिरी भरोसा भी छीन लिया था। अब वह अपनी बची हुई सारी ताकत उससे लड़ने में लगाएगी। इस बीच कियान ने लियो के बंगले पर कब्जा कर लिया था। कियान की माँ एलेनार लड़के को देखकर एक पल के लिए दंग रह गई। फिर धीरे से पूछा, प्यारे, तुम्हारे माता पिता कौन हैं? उन्होंने लियो को गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वह अनसुना करते हुए पीछे हट गया। तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं कि मेरी माँ कौन है, लियो ने साफ लेकिन ठंडी आवाज में कहा। और मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मेरे पिता कौन है, उसने बाहें चौड़ाते हुए कहा। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल वही जो मैंने कहा। लियो की आंखों में डर का कोई निशान नहीं था। एलेनार फिर से पास आई। क्या तुम्हारी माँ ठीक है? लियो एक बार फिर बच निकला। जेल का खाना सरकार देती है, इसीलिए मेरी माँ कभी भूखी नहीं रही। कियान का गुस्सा भड़क उठा और उसने लियो को जमीन से उठा लिया। तुम्हें इस तरह बात करना किसने सिखाया? एकदम तीखे और चुभने वाले अंदाज में। क्या यह आरा ने सिखाया? लियो ने बेपरवाही से अपना सिर पीछे झुका लिया। सब कहते हैं कि मेरी माँ जेल में थी। असल में तुमने खुद कल उसके सामने यही कहा था। कियान का दिल दुख से भर गया। उसने लड़के को थोड़ा सख्ती से नीचे उतारा। अपनी माँ से कुछ चालें सीख ली और मुझे परेशान करने यहाँ आ गए हैं। अगर मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ तो मुझे जाने दो, लियो ने कहा। जहाँ कियान ने उसे पकड़ा था वहां से आस्तीन झाड़ते हुए। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी माँ को धमकाने के लिए मेरा इस्तेमाल करते हो तो तुम गलत हो। इससे हम तुमसे और नफरत करने लगेंगे। कियान मन ही मन मुस्कुराया। तो वह सच में मुझसे नफरत करती है और उसने हमारे बेटे को भी मुझसे नफरत करना सिखाया है। यह सब कैसे हुआ? वह ऐसा नहीं चाहता था। उसने गुस्से में दरवाजे के फ्रेम पर मुक्का मारा। कियान, बस करो। एलेनार ने अपने बेटे का हाथ पकड़ते हुए विनती की। बच्चे का ख्याल रखना माँ।
कियान बड़बड़ाते हुए ऊपर चला गया। एलेनोर लियो की ओर मुड़ी। क्या उसने तुम्हें डरा दिया? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लियो है। माँ कहती है कि इसका मतलब है थामे रहना और उम्मीद रखना। कितना सुंदर नाम है। एलेनोर ने आह भरी। अगर तुम मेरी तारीफ भी करो तो भी मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। लियो ने कहा, मेरी माँ मुझे लेने आ रही है, मुझे बस वही चाहिए। एलेनोर के दिल में उदासी की लहर दौड़ गई। लड़का सचमुच उनसे नफरत करता था। अगले दिन आरा कियान की कंपनी की इमारत में दाखिल हुई। उसने हल्का मेकअप और कम ऊंची एड़ी के जूते पहने थे। यह ऑफिस का बिजी समय था और उसकी मौजूदगी ने कमरे में मौजूद हर किसी का ध्यान अपने ओर खींच लिया। रिसेप्शनिस्ट उसकी आभा से दंग रह गई और कुछ देर बाद हकलाते हुए बोली, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ महोदया? कियान क्रॉफ्ट, आरा ने कहा, पूरी कंपनी में आदर का पात्र माने जाने वाले उस इंसान का नाम लेते हुए। उसकी आवाज शांत और स्थिर थी। रिसेप्शनिस्ट हिचकिचाई। माफ कीजिए मिस्टर क्रॉफ्ट ने मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। वह यह है। क्राफ्ट के लिए यह आई है। उसे देखो, क्या वह कोई सीक्रेट लवर है? मैंने सुना है कि वह बस कभी प्यारी क्लो। तो पूरी कंपनी जानती थी कि कियान क्लो से प्यार करता है। बस आरा ही इतनी बेवकूफ थी कि उसने सोचा था कि वह एक दिन उससे फिर से प्यार कर सकता है। आरा ने गहरी सांस ली और रिसेप्शनिस्ट से कहा, बस उसे मेरा नाम दे दो, वह मुझसे मिल लेगा। रिसेप्शनिस्ट के नाम पूछने से पहले ही पीछे से एक आवाज आई, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? कियान को ढूंढ रही हो? मैं तुम्हें ऊपर ले चलता हूँ। जैक्स को धन्यवाद देते हुए लिफ्ट में चढ़ गई। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा भी काम है। वैसे भी तुम्हारे परिवार के पास अभी भी यह शेयर है। ऐसा नहीं है कि तुम चुपके से घुस रही हो, तुमने मेरे बारे में पूरी जानकारी जुटा ली है। आरा ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, जो जैक्स और खुद दोनों पर निशाना साध रहा था। बहुत बुरा हुआ कि मैं अब वो शेयर मेरे नहीं है। जैक्स ने हिचकिचाते हुए उसकी तरफ देखा और फिर पूछा, 5 साल पहले क्या कियान ने तुम्हें जेल में डाला था? आरा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक हल्की सी खौखली मुस्कान दी। जैक्स ने आगे कुछ नहीं पूछा। उसे बस इतना पता था कि उसके सामने खड़ी लेडी सालों पहले की उस भोली भाली लड़की जैसी बिल्कुल नहीं थी। लिफ्ट सबसे ऊपरी मंजिल पर रुकी। जैक्स ने दरवाजा खटखटाया। कियान ने कहा, अंदर आओ। कियान ने जैक्स को किसी और के साथ देखा और उसे चिढ़ाया, अब तो मीटिंग में भी किसी को साथ लेकर आते हो। लेकिन जब उसने जैक्स के पीछे खड़ी लेडी को देखा तो उसका चेहरा तुरंत बदल गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने बेटे को लेने आई हूँ, वह मेरा भी बेटा है। कियान ने पलटकर जवाब दिया, नहीं, वह मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा। उसने कियान को घूरा। उसकी आवाज में व्यंग्य भरा था। मुझे नहीं लगा था कि तुम सच में उसे अपना बेटा मानोगे। आप ठीक है मिस्टर क्रॉफ्ट। मुझे लगा था कि आप मुझसे दिल से नफरत करते हैं। उसके शब्द कियान को मुक्के की तरह लगे। उसके लिए जो प्यार कभी उसके दिल में था वह अब नफरत में बदल गया था। मुझे एहसास हो गया है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं निर्दोष हूँ या नहीं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आपने मुझ पर कभी जरा सा भी भरोसा नहीं किया। मुझे यह मत बताओ कि तुम्हें अब जाकर एहसास हो रहा है कि हमारे बीच एक अनसुलझा हिसाब बाकी है। कियान के गुस्से में एक दरार सी आ गई। वह झट से खड़ा हो गया। तुम्हें इस तरह बोलना किसने सिखाया? आरा ने बिना पलक झपकाए उसकी आंखों में देखा। तुमने खुद अपने हाथों से सिखाया। कियान सहम गया। तुमने मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो थोड़ा बहुत प्यार था वो भी बुझा दिया। उसने आगे कहा, अब तुम्हें मुझसे और क्या चाहिए?
कियान के चेहरे पर एक पल के लिए भाव उभर आया। अपने सामने खड़ी औरत को देखते हुए उसे खो जाने का एक अजीब सा एहसास हुआ। आरा की आवाज लगभग में गिड़गिड़ा रही थी। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा है। तुम पहले ही मेरे परिवार का सब कुछ ले चुके हो। भाग्य, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, क्या आप मुझ पर थोड़ी सी भी दया नहीं दिखा सकते? कियान का गला सूख गया। उसे इस हालत में देखकर उसके सीने में जंगली घास की तरह गुस्सा उमड़ पड़ा। उसने जानबूझकर उसकी आंखों से नजरें बचाते हुए अपना कॉलर खींचा और एक शैतानी प्रपोजल रखा। क्या आप अपने बेटे को चाहते हैं? आज रात माई गो में जाकर ग्राहकों का मनोरंजन कीजिए। आरा ने सिर ऊपर उठाया और अविश्वास से उसे घूरने लगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं एस्कॉर्ट बनूं? कियान मुस्कुराया। क्या आप अपने बच्चे को चाहते हैं लेकिन इतनी छोटी सी बात भी नहीं संभाल सकते? आरा कुछ कदम पीछे हट गई और सिर हिलाया। आप तो मेरी सोच से भी ज्यादा क्रूर है। कियान को एक अजीब सी राहत मिली। उसने सोचा था कि वह मना कर देगी, लेकिन अचानक मुस्कुराया। ठीक है, अगर मिस्टर क्राफ्ट ऐसा चाहते हैं तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ। अपने बेटे के लिए एक रात का मनोरंजन मैं 1000 बार करूंगी। उसने कियान की ओर देखा। उसकी आंखें थकी हुई निराशा से भरी थी। उसके मन में उसका जिंदगी बहुत पहले ही बिखर चुका था। थोड़ा और तोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आरा जाने के लिए मुड़ी। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। बस कोशिश करो कि तुम्हें इसका पछतावा ना हो। दरवाजा जोर से बंद हो गया। दफ्तर में कियान अपनी कुर्सी पर ऐसे गिर पड़ा जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। उसका चेहरा हैरान था। वह सच में मान गई। कियान ने जुलजुलाहट में एक आह भरी। उस शाम जब वह क्राफ्ट हवेली लौटा तो लियो अकेले मेन दरवाजे पर खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लियो ने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। इंतजार कर रहा हूँ। अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम्हारा नाम भी बदल जाएगा। तुम मेरा सरनेम अपनाओगे। लेकिन लियो ने अपना हाथ छुड़ा लिया। मिस्टर क्राफ्ट, आपने सही कानूनी प्रतिक्रिया का पालन किया है। अगर आपको कस्टडी चाहिए तो आपको पहले मेरी माँ को अदालत में हराना होगा। कियान हंसा। तुम मेरे बेटे हो। हमें कौन से टेस्ट करवाने होंगे? मुझे अपने बच्चे को पालने के लिए प्रक्रियाओं की क्या जरूरत है? लियो ने अपनी आंखें सिकोड़ी। मिस्टर क्राफ्ट, मेरा जन्म आपके तलाक के बाद हुआ था, इसलिए कानूनी तौर पर कस्टडी मेरी माँ की है। उसकी पुतलियां सिकुड़ गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तुमने अभी क्या कहा? 5 साल का बच्चा? इतना समझदार? लियो अपने हैरानी पर जरा भी नहीं हिचका। मिस्टर क्राफ्ट, अगर मैं आपका बेटा नहीं होता, अगर मैं किसी और आदमी का बच्चा होता मेरी माँ के साथ, तो क्या आप तब भी ऐसा ही बिहेवियर करते? कियान का सीना कस गया। उसके अंदर गुस्सा उमड़ रहा था। उसने नजरें फेर ली। उसकी आवाज सख्त थी। बकवास मत करो। कोई भी आदमी जो मर्द हो। उसकी प्रतिक्रिया देखकर लियो ने हल्की सी मुस्कान दी। मिस्टर क्राफ्ट, आप कभी नहीं समझ नहीं पा रहे कि हमने पिछले 5 साल कैसे बिताए हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे करीब नहीं आ पा रहा हूँ। वह मुड़ा और दूर के ही देखने लगा। मैं अपनी माँ का इंतजार कर रहा हूँ। तुम जाओ। कियान ने थके हारे अपने कनपटी मलते हुए कहा। इस परिवार में कोई मुझे एक पल की भी शांति क्यों नहीं देता? उसे शाम 8 बजे वह मिगो के प्रवेश द्वार पर पहुंची। उसने अपने बाल संवारे थे और एक आकर्षक कपड़ा पहनी थी। उसी समय कियान एक लग्जरी कार से बाहर निकला। सभी ने उसे देखा। उदासी उमड़ रही थी। अपनी जवानी से लेकर अब तक उसने 15 साल तक उससे प्यार किया था, दुख झेला था। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसा एहसास की कीमत उसकी गरिमा और बिखरा हुआ परिवार था।
यह सब कैसे हुआ? इसके पीछे कौन सा हाथ था? जब वह सोच में डूबी हुई थी तभी एक शराबी आदमी लड़खड़ाते हुए उसकी ओर बढ़ा। अरे सुंदरी, अकेली हो? मेरे साथ चलना चाहोगी? आरा की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गई और उसने उसे साफ मना कर दिया, लेकिन वह आदमी फिर भी उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। अगले ही पल एक आकृति तेजी से गुजरी और उस आदमी की कलाई इतनी जोर से पकड़ ली कि लगा जैसे उसकी हड्डियां टूट जाएगी। वह आदमी दर्द से चीख उठा। कियान ने दांत बींचते हुए गुर्राया, दफा हो जाओ। उस आदमी ने कियान की भयंकर नजर देखी, मन ही मन कुछ अपशब्द बुदबुदाए और भाग गया। कियान ने आरा की ओर मुड़ा। उसकी आवाज धीमी थी। कितनी देर इंतजार कर रही हो? आरा ने अपनी नजरें नीचे कर ली। उसकी लंबी पलकों की छाया उसके गालों पर पड़ रही थी। ज्यादा देर नहीं, 10 मिनट। कियान ने उसे गौर से देखा। आरा का हाव भाव एकदम सही था, हर छोटी से छोटी चीज एकदम सटीक, लेकिन यही पूर्णता उसे अजनबी जैसा महसूस करा रही थी। पहले वह हमेशा गर्मजोशी और उदारता से भरी रहती थी। उसकी आंखों में उसके लिए प्यार भरा रहता था। अब उन आंखों में सिर्फ खालीपन था। जो स्वाभिमान टूट चुका था वह पूरी तरह से गायब हो चुका था। कुछ भी बाकी नहीं बचा था। कियान ने सहज ही नजरें हटा ली। उसका लहजा रूखा था और उसने उसे ऊपर आने को कहा। वह लिफ्ट से दूसरी मंजिल पर गए, लेकिन निजी कमरे के दरवाजे पर आकर रुक गए। कियान ने नीचे देखा। क्या अंदर नहीं जा रही हो? आरा चुप रही। उसके होठ कसकर बंद थे। कियान मन ही मन मुस्कुराया। अच्छा, अभी भी पीछे हटने का समय है। जैसा ही उसने यह सोचा, आरा ने मुट्ठी भींची, दरवाजा धक्का देकर खोला। यह तो बेहद खूबसूरत है। इसे कौन लाया? पीछे से कियान के होठ मुड़ गए। क्या? खोला और अंदर कदम रख दिया। अंदर आते ही एक अधेड़ उम्र के आदमी ने सीटी बजाई। वाह फिंच, क्या तुम्हें वो पसंद आई? फिंच ने तुरंत आरा को अपने पास खींच लिया। कियान, मेरे दोस्त, तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हो। तुम्हें कैसे पता चला कि वो बिल्कुल मेरे टाइप की है? आरा ने दांत पीसते हुए अपनी घृणा को दबा लिया। फिंच उसके कान के पास झुका। मजे करना चाहती हो प्यारी? कियान पास ही बैठा था। उसकी उंगलियां अनजाने में विस्की के ग्लास पर कस गई। उसके बगल में जैक्स ने फुसफुसाते हुए कहा, कियान, क्या मैं फिंच से कुछ कहूँ? जरूरत नहीं, कियान ने बर्फ की तरह ठंडे लहजे में कहा। वह देखना चाहता था कि यह कब तक चलता है। आरा की बाहें तन गई, लेकिन उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। तब फिंच ने उसके कान में फुसफुसाया तो उसने धीरे से उसे दूर धकेल दिया और एक चमकदार मुस्कान बिखरी। आप मिस्टर फिंच है? मिस्टर क्राफ्ट के बिजनेस पार्टनर है ना? फिंच का चेहरा उतर गया। अरे, हम यहाँ मजे करने आए हैं, काम की बातें करने नहीं। इससे माहौल खराब हो जाता है। तो वही था, क्योंकि कियान का मकसद ग्राहकों का मनोरंजन करना था, इसलिए उसे बस फिंच को खुश रखना था। यही सोचकर वह कमरे की ओर मुड़ी। मैं देर से आई हूँ, इसलिए पहले जुर्माने के तौर पर एक ड्रिंक ले लेती हूँ। जब हम खेले तो मुझ पर थोड़ा रहम करना, ठीक है? फिंच दिल खोलकर हंसा। तुम बहुत प्यारी हो, आरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी बाहों में सिमट गई और अपने गिलास का इस्तेमाल करते हुए थोड़ी दूरी बनाए रखी। आप भी काफी आकर्षक है मिस्टर फिंच। आरा को किसी दूसरे आदमी पर मुस्कुराता देख कियान की सीने में एक अजीब सी आग सी भड़क उठी। वह उसे यहाँ सिर्फ इसलिए लाया था ताकि उसे मजबूर कर सके, उससे भीख मंगवा सके। वह इतनी जिद्दी क्यों हो रही थी? जैक्सन ने देखा और कियान के चेहरे पर घोर गुस्सा झलक रहा था। अब वह सचमुच गुस्से में था। कियान, तुम ठीक हो? उसने सावधानी से पूछा। कियान ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आंखें जैसे छुरी बेध रही हो। मुझे परवाह नहीं, उसे जो चाहे करने दो। हाँ, जब तक वह फिंच के साथ अपना काम पूरा कर लेती है तब तक उसकी परवाह कौन करता है? चाहे वह उसके साथ बिस्तर पर ही क्यों न चली जाए। उसके उथल पुथल भरे ख्यालों के बीच, तुम हार गए, हमें एक चुम्बन दो। कियान ने ठीक समय पर अपना सिर ऊपर उठाया और देखा कि फिंच आरा को चूमने के लिए नीचे झुक रहा है।
वह दहाड़ा, ये क्या नाटक कर रहे हो? उसकी चीख से पूरा कमरा शांत हो गया, लेकिन आरा बस मुस्कुराई। शामिल होना चाहते हो? क्या तुम मुझे अपमानित होते देखना नहीं चाहते थे? अब परवाह करने का नाटक क्यों कर रहे हो? कियान झट से खड़ा हो गया, दो कठोर शब्द बोलते हुए। नहीं शुक्रिया, लेकिन गुस्सा था। क्या आपने नहीं देखा? अभी तक पर्याप्त नहीं देखा है। उसके पास यह सोचने का भी समय नहीं था कि क्यों। उसे ऐसा ही महसूस हुआ। उस पल भर में उसके दिमाग में एक ही बेकाबू ख्याल छा गया। उसे घर ले जाओ, उसे कैद कर लो, किसी और को उसे छूने मत दो। वह मेरी है और जो भी कोशिश करेगा उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। फिंच को कियान के गुस्से से भरे चेहरे का एहसास हुआ। उसने आरा के बालों की एक लट उठाई, उसे अपनी नाक के पास लाया और गहरी सांस ली। वैसे तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया प्यारी। यह सुनकर आरा जम गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। उसका चेहरा पीला देखकर फिंच ने चिढ़ाते हुए कहा, क्या तुम कोई सीक्रेट एरिस तो नहीं हो? मुझे डराओ मत। आरा ने जल्दी से अपनी मुस्कान गायब कर दी और थोड़ा लड़खड़ाते हुए खड़ी हो गई। मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है, मैं बाथरूम जा रही हूँ, वापस आकर बताऊंगी। फिंच ने सीटी बजाई। मैं इंतजार करूंगा प्यारी। आरा लड़खड़ाते हुए बाथरूम में गई। उसने सिंक का सहारा लिया। अब उसे क्या कहना चाहिए था? मैं क्राफ्ट हूँ, पूर्व एरिस। अब गुजारा करने के लिए ग्राहकों का मनोरंजन करने पर मजबूर हूँ। उसने बड़ी मेहनत से जो गरिमा और शक्ति दोबारा हासिल की थी, वह एक कोर मजाक बनकर चकनाचूर हो जाएगी। कियान चुपचाप बिना किसी का ध्यान खींचे पास आया। अगले ही पल उसे सिंक से जोर से धक्का लगा दिया गया। उसने ऊपर देखा और उसकी जानी पहचानी उपहास भरी निगाहों से मिली। वह नीचे झुका। उसकी आवाज में तिरस्कार भरा था। क्या? आरा, मैं उसे बता दूंगा कि तुम कौन हो। उसके अंगूठे ने जबरदस्त ताकत से उसके लाल होठों को छुआ, फिर नीचे सरक कर उसकी ठुड्डी ऊपर उठा दी। उसे दूर क्यों नहीं धकेला? अगर मैंने उसे रोका नहीं होता तो क्या तुम फिंच को तुम्हें चुमने देती? आरा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, आंखें नीचे झुका ली, चुप रही। उसने उसे जाने नहीं दिया। उसने उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई। 5 साल में तुमने अपना सारा आत्मसम्मान खो दिया है ना? अचानक आरा हंस पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह हंस रही थी। तुम्हें मुझे जज करने का क्या हक है? क्या तुम ही मुझे यहाँ नहीं लाए थे? तुमने मुझे मनोरंजन करने के लिए कहा था और मैंने किया। उसने उसकी गर्दन के पीछे से पकड़कर अपना माथा उसके माथे से सटा दिया। उसकी गर्म सांसों से उसका चेहरा लाल हो उठा। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम उसके साथ डेट पर जाओ तो मैं जाऊंगी। तुम्हारी नजरों में मैं बस एक खिलौना हूँ जिसे तुम बुला सकते हो और फेंक सकते हो, है ना? तुम्हें परवाह नहीं है तो मुझे क्यों होनी चाहिए? तुम मुझे इस जगह पर लाए हो, क्या तुम्हें लगा कि मेरा उत्पीड़न नहीं होगा? उसने उसे धक्का दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम बस मुझे अपमानित देखना चाहते थे। निराश हो गए उसके शब्द। इससे उसका गुस्सा भड़क उठा। उसने उसे डंट में पटक दिया, दीवार से सटक कर। उसके जलते हुए होठ एक दर्दनाक चुम्बन में उसके होठों से टकरा गए। वह खुद को भी समझा नहीं पा रहा था। उसे उससे नफरत करनी चाहिए थी, लेकिन किसी दूसरे आदमी को उसे चाहने की चाहत देखकर वह गुस्से से भर गया। वह सिर्फ मेरे देखने के लिए है। आरा ने जोरदार संघर्ष किया। तभी दरवाजे के बाहर कदमों की आहट गूंजी। कियान ने धीमी चिढ़ाने वाली हंसी हंसी, चीखो चीखो, सबको देखने दो कि तुम कितनी दयनीय हो। आरा ने उसे जोर से धक्का दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम मुझे इस तरह क्यों सताते रहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? एक खिलौना जिसे तुम जब चाहो उठाओ और फेंक दो। क्या 5 साल पहले का दर्द काफी नहीं था? मैंने पहले ही बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। मैं तुमसे कभी क्यों नहीं बच पाती? उसने अपनी होठ पोंछे, मानो अपमान मिटाना चाहती हो, फिर पीछे मुड़े बिना भाग गई। वह जम गया। उसका दिल निचोड़ा हुआ सा महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरा को दर्द में देखकर उसकी छाती हर धड़कन के साथ क्यों दुख रही थी। वो पागल
होगा या नशे में होगा। आखिर 5 साल बाद उस औरत के लिए उसके मन में यह दबी हुई भावनाएं क्यों जाग रही थी जिससे उसे हमेशा नफरत करनी चाहिए थी। जब वह अपने निजी कमरे में लौटी तो फिंच उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया, मानो कोई पुराना प्रेमी हो। तभी कियान अंदर आया। उसकी आंखें पल भर में गहरी हो गई। फिंच ने झुककर फुसफुसाते हुए पूछा कि तुम्हारे और कियान के बीच कुछ चल रहा है? आरा एकदम अकड़ गई। उसे समझ नहीं आया कि फिंच को कैसे पता चला। उसने जल्दी ही खुद को संभाला और मासूमी से मुस्कान बिखरी। मिस्टर फिंच, आप मजाक कर रहे हैं ना? कुछ नहीं है। लेकिन फिंच आसानी से बेवकूफ नहीं बनने वाला था। उसने कहा, मैं कियान को तुम्हारे जाने के तुरंत बाद तुम्हारा पीछा करते देखा। आरा ने अपना चेहरा नीचे कर लिया और आगे कोई जवाब नहीं दिया। फिर अचानक उसने पूछा, मिस्टर फिंच, क्या आप सच में जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ? उसकी सीरियस आवाज ने फिंच को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने बताया कि उसका नाम आरा है। यह नाम 5 साल पहले सुर्खियों में छाया हुआ था। कियान क्राफ्ट की पूर्व पत्नी जिस पर हत्या का आरोप लगा था। फिंच को सच्चाई का झटका बिजली की तरह लगा। वह हैरान रह गया। मजाक कर रहे हो? आरा ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। मजाक करने जैसी क्या बात है? मैं 5 साल जेल में रह चुकी हूँ। यकीन नहीं होता? ऑनलाइन देख लो मिस्टर फिंच। मिस्टर फिंच का दिमाग चकरा गया। अगर यह सच था तो क्या वह कियान की पूर्व पत्नी थी? तो कियान अपने ग्राहकों का मनोरंजन करने के लिए अपनी पूर्व पत्नी को क्यों लाएगा? क्या वह यहाँ मदद नहीं कर सकता था? उसकी हंसी में निराशा और आत्म उपहास का मिश्रण था। हमारा तलाक हो गया है। वह कियान के लिए कभी कुछ भी नहीं थी, न 5 साल पहले न अब। उसके दिल में उसके लिए कभी कोई जगह नहीं थी। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, कियान तेजी से आगे बढ़ा। कमरे में मौजूद सभी लोगों के सामने उसने उसे अपने कंधे पर उठा लिया। अचानक हुई इस हरकत से वह घबरा गई, छटपटाने लगी और चिल्लाई, कियान, तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। उसकी आवाज में डर, गुस्सा और धोखे का गहरा अनकहा एहसास था। कियान ने बस मुस्कुरा दिया। उसकी आवाज जलस और अधिकार जताने से भरी हुई थी। तुम्हें नीचे उतारूं ताकि तुम दूसरे लड़कों के साथ फ्लर्ट करती रहो? किनारे पर हैरान खड़ा फिंच हकलाते हुए बोला, कियान शांत हो जाओ और बात करो। तुम भी पागलपन मत करो। कियान ने उसकी बात अनसुनी कर दी और फिंच की ओर मुड़ गया। माफ करना फिंच, आज रात वो मेरी है, बाद में मिलते हैं। फिंच उछल पड़ा। कियान, तुम कमीने, तुम एक लड़की को यहाँ लाते हो और फिर उसे अपने लिए चुरा लेते हो। आरा का चेहरा लाल हो गया। सबके सामने बोरी की तरह ले जाया जाना बेहद अपमानजनक था। कियान, मुझे नीचे उतारो। अगर मैं न उतारूं तो? कियान ने भीड़ की तरफ देखे बिना उसे कमरे से बाहर खींचते हुए कहा। झटके से उसे चक्कर आ गया। अपमान और गुस्सा उबल पड़ा। मुझे जाने दो। कियान ने उसका मजाक उड़ाया। वाह, क्या गजब की शब्दावली है। आईवी लीग की शिक्षा बेकार नहीं गई। तुमने ही तो मुझे ग्राहकों का मनोरंजन करने को कहा था और अब तुम अपना मन बदल रहे हो। किसी और को मुझे घर ले जाने दो। तुम्हारी वजह से मैंने 5 साल जेल में बिताए, कमीने। और क्या चाहिए? उसके शब्दों ने कमरे में सन्नाटा छा दिया। वह क्राफ्ट थी, वही ग्लैमरस एरिस जिसे 5 साल पहले जेल में डाल दिया गया था। आंसू भरी खोखली हंसी हंसी। कियान, तुमने मेरी बहुत बदनामी कर दी है। आरा नहीं चाहती थी, पर किस्मत बेरहम थी। जब उसे लगा कि वह बच गई है, तभी एक और झटके ने उसे याद दिला दिया, वह इस साये से कभी नहीं बच पाएगी। क्या तुमने मुझे काफी बेइज्जत नहीं किया? मुझे नीचे उतारो। आरा उसके कंधे पर छटपटाने लगी, लेकिन कियान टस से मस नहीं हुआ। शांत रहो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक धीमी सी आवाज आई। आरा चुप हो गई। कियान के सीने में दहशत छा गई। उसने जल्दी से उसे नीचे उतारा, अपनी बाहों में भर लिया, बार बार उसका नाम पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। शांत अस्पताल के कमरे में आरा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और हैरानी से चारों ओर देखा। बात करना चाहते हो? उसने पहले बुलाना शुरू किया। उसकी आवाज सख्त थी। क्या तुम जाग रहे हो? आरा ने उसे सर्दी से गोली मार दी। कियान जानता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता था। एक नजर डाली, कुछ नहीं कहा। कियान बिस्तर के पास बैठ गया।
अभी भी मुझसे नाराज हो? मैंने तुम्हें आज रात बचाया। तुम्हें पता है आरा ने ऐसे प्रतिक्रिया दी जैसे उसने दुनिया का सबसे घटिया मजाक सुना हो। ओह, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुमने 5 साल पहले मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और अब तुम मुझे बेइज्जत करने के लिए नए तरीके ढूंढ रहे हो। मैंने पहले जन्म में जरूर कुछ बहुत बुरा किया होगा जो तुमने मुझे इस तरह तबाह कर दिया। उसके शब्द उसके दिल में चाकू की तरह चुभ गए। वह उसके करीब झुक गया। तुम अभी भी खुद को सही ठहराने की कोशिश कर रही हो। क्लो की मौत, क्या पता क्लो की मौत का मुझसे कोई लेना देना ही ना हो। बीच में ही टोकते हुए, क्यान, बस मुझे एक बात का जवाब दो। अगर सच में यह मैं नहीं थी तो क्या तुम इस जन्म में मेरा कर्ज चुका पाओगे? क्यान की पुतलियां सिकुड़ गई। उसने शक भरी निगाहों से उसे देखा। नामुमकिन। मैंने अपनी आंखों से क्लो को धक्का देते हुए देखा था। यह तुम थी आरा। लेकिन जैसे ही उसने सीधे उसकी ओर देखा, उसकी आंखें जो कभी प्यार से भरी थी, खाली सूनी थी। 5 साल पहले की नफरत ने उसकी सारी भावनाओं को निगल लिया था। क्यान, मैं तुमसे नफरत नहीं करती क्योंकि अब मुझे सिर्फ तुम पर तरस आता है। मैं तुमसे नफरत करती हूँ या नहीं इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके शब्दों ने उसे चौंका दिया और उसका गुस्सा भड़का दिया। निर्दोष होने का नाटक करना बंद करो। अगर तुम्हें कुछ कहना था तो 5 साल पहले कहना चाहिए था। क्या तुमने मुझे कभी बोलने का मौका दिया? आरा की आवाज रूंधी हुई और थकी हुई थी। नहीं, तुमने मेरी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। मैं 5 साल तक तुम्हारी पत्नी रही और तुमने कभी मेरी परवाह नहीं की। क्यान, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्या तुम्हें लगता है कि तुमने मेरे साथ सही किया? क्लो के साथ? क्यान आखिरकार अपना आपा खो बैठा। तुम मेरे बिस्तर पर चढ़ी थी। यही एकमात्र कारण था कि मैंने तुमसे शादी की। आरा ने धीरे धीरे अपना सिर नीचे कर लिया। उसके बाल उसका चेहरा छुपा रहे थे। तो तुम मुझे ऐसे देखते हो? तुम सच में सब कुछ भूल गए हो? प्यार बेकार है और तड़प एक मजाक है। क्यान, मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया वह सब बेकार था। अगर मुझे सब कुछ दोबारा करने का मौका मिलता तो मैं तुमसे कभी न मिलना ही चुनती। उसने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए चीख कर कहा, बाहर निकलो। उसे देखकर क्यान उसकी उग्रता से दंग रह गया। शोर सुनकर नर्सें दौड़कर अंदर आई। क्यान को बाहर धकेल दिया गया जबकि उन्होंने आरा को काबू में किया। उसकी बाह में बेहोशी की दवा का इंजेक्शन लगा दिया गया। वह बेजान हो गई और फिर बेहोश हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ है। अपने दिनों में उसे याद आया कि उसकी दाहिनी बाह पर तेरे मेरे निशान। कैसे अपने कीमती हाथों को नुकसान पहुंचाने के लिए वह कितनी हताश रही होगी। वह एक डिजाइनर थी। किस बात ने उसे इतना तोड़ दिया था कि उसने खुद को चोट पहुंचाई? वह ऐसी कब हो गई? उसने जेल में क्या क्या सहा था? मेन डॉक्टर पास आया और उसे एक रिपोर्ट थमा दी। मिस्टर क्रॉफ्ट, आपकी पत्नी की हालत ठीक नहीं है। वह सीरियस अवसाद से पीड़ित है, संभवतः किसी सीरियस मनोवैज्ञानिक आघात के कारण। क्या हाल ही में आप दोनों के बीच कुछ हुआ है? क्यान ने रिपोर्ट को कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। नहीं, उसने सपाट आवाज में जवाब दिया। डॉक्टर ने आह भरी, बस दवा से काम नहीं चलेगा। उसी के रिकॉर्ड के अनुसार उसने इलाज में सहयोग नहीं किया है। उसे दीर्घकालिक देखभाल की जरूरत है। क्या आप जानते हैं कि उसे क्या पसंद है? इस आखिरी सवाल ने क्यान को हैरान कर दिया। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसे पता ही नहीं था कि उसे क्या पसंद है। उसकी खाली नजर देखकर डॉक्टर ने आगे कहा, मेरा सुझाव है कि आप पता लगाएं, उसकी हालत सीरियस है। क्या आप जानते हैं कि उसकी बाह पर जो निशान है वह पुराने निशानों के ऊपर नए निशान है, जिससे उसके लिए उसका सामना करना लगभग नामुमकिन हो गया। लेकिन उसने क्लोई को मार डाला था। उसे इस हालत में देखकर खुश होना चाहिए था, है ना? तो फिर उसे जरा भी तसल्ली क्यों नहीं हुई? सबसे ताजा निशान 2 हफ्ते पहले का है, इसीलिए वह खुद को चोट पहुंचा रही थी। क्यान का गला सूख गया।
कियान ने आखिरकार फैसला किया। उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। मैं चाहता हूँ कि आप आरा के साथ जेल में बिताए 5 सालों के दौरान जो कुछ भी हुआ उसकी जांच करें। मुझे शक है कि किसी ने मेरी पहचान का इस्तेमाल करके उसे नुकसान पहुंचाया है। अस्पताल में भर्ती होने के बाद कियान अपने बेटे को उसे मिलाने ले गया, लेकिन लियो ने सबसे पहले कहा, मिस्टर क्रॉफ्ट, क्या मेरी माँ फिर से बीमार है? कियान का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। मुझे पापा कहो, उन्होंने उसे टोकते हुए कहा। कियान को एहसास हुआ कि लड़का पहले से ही उसकी हालत के बारे में जानता था। अचानक लियो बेचैन हो गया और अपनी माँ को देखने की जिद करने लगा। कियान ने बाहें चौड़ा ली और सख्त लहजे में कहा, मुझे पापा कहो वरना तुम्हें उनसे मिलने नहीं दिया जाएगा। लियो कुछ देर तक हिचकिचाता रहा, फिर धीरे से बोला, पापा। उसके गाल लाल हो गए। साफ तौर पर शर्मिंदा होकर उसने बुदबुदाया, मुझे मजबूर मत करो पापा। सुनकर कियान के दिल का गुस्सा गायब हो गया। तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, आखिर मैं तुम्हारा पिता हूँ। मुझे पापा कहने में क्या बुराई है? लेकिन लड़के ने अपना सिर नीचे कर लिया और बुदबुदाया, लेकिन एक समय था जब मेरी माँ परवाह करती थी। कियान ने बेबसी से कहा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छे से छुपाया। मुझे तो अभी अभी पता चला है कि तुम भी हो। माँ के गर्भवती होने पर क्या हुआ था कहीं तुम ये भी तो नहीं जानते थे? इस सवाल ने कियान को स्तब्ध कर दिया। वह जवाब नहीं दे सका। अगर उसे पता होता कि वह उसके बच्चे को जन्म देने वाली है तो शायद उसने उसे जेल नहीं भेजा होता। लियो की निगाहों का सामना करते हुए कियान को अपराध बोध हुआ और उसने टॉपिक बदल दिया। बस करो इसके बारे में, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें दिलासा दो। लियो ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आवाज धीमी थी। ठीक है, माँ बहुत बीमार है। वह आम तौर पर ठीक रहती है, लेकिन तुमसे जुड़ी कोई भी बात उनकी तबीयत बिगाड़ देती है। मुझसे जुड़ी कोई भी बात। यह शब्द कियान को जोरदार थप्पड़ की तरह लगे। आरा के मन में वह एक राक्षस बन गया था जिससे हर कीमत पर बचे ना। वह उससे जुड़ी कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। अस्पताल के कमरे का दरवाजा चरमराते हुए खुला। लियो ने तुरंत आरा को वहां लेटे हुए देखा। माँ, उसने दीदी से पुकारा। आरा की आंखें खुल गई। उसका चेहरा पीला और कमजोर था, लेकिन लियो को देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। लियो, मेरे प्यारे बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लियो दौड़कर अपनी माँ की बाहों में सिमट गया। माँ, क्या तुम फिर से उदास हो? आरा ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज माफी मांगते हुए कांप रही थी। मुझे माफ करना बेटा, क्या मैंने तुम्हें फिर से डरा दिया? लियो ने जल्दी से सिर हिलाकर कहा कि कोई बात नहीं, तुम ऐसा दोबारा नहीं करोगे। उसने दोहराया, तब तक तुम मेरे साथ वापस आ जाओगे। लेकिन लियो ने अचानक दरवाजे की तरफ देखा। माँ, वह आवाज मुझे लेने आया था। मुझे पता है कि तुम्हें यह पसंद नहीं है, लेकिन वह सच में मेरे पापा है। नहीं, वह नहीं है। आरा की आवाज घबराई हुई थी। लियो ने अपनी कमजोर माँ की तरफ देखा। मुझे भी वह पसंद नहीं है, लेकिन पापा का होना थोड़ा सुरक्षित लगता है। लेकिन अगर तुम उसके साथ वापस नहीं जाना चाहती तो मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। तुम जो भी चाहोगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अपने बेटे को इतनी समझदारी से बोलते हुए सुनकर आखिरकार उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। लियो, अब मुझे डर नहीं लग रहा। चलो घर चलते हैं और अंकल एतन के साथ रहते हैं, ठीक है? लियो ने दृढ़ निश्चय से भरी आंखों से वह चुपके से बाहर निकल गया। कियान इंतजार कर रहा था। तुम्हारी माँ कैसी है? वह ठीक है, लियो ने कहा। फिर नए शब्द इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा हिचकिचाया। पिताजी, जब माँ ठीक हो जाए तो मेरी एक शर्त है, आपको हमें हमारे परिवार के पास वापस जाने देना होगा। माँ अब इतनी दुखी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। कियान ने बाहें चढ़ाई उस खस्ताहाल जगह पर वापस। क्या तुम खाना बदोशों की तरह जीना चाहते हो? लियो का चेहरा उदास हो गया। अगर मैं न होता तो क्या तुम्हें इस बात की परवाह भी होती कि माँ जिंदा रहे या मर जाए? इस सवाल ने कियान के दिल को झकझोर दिया। तुम दोनों ऐसा नहीं करते। एक दूसरे से प्यार करो, साथ रहने से सिर्फ दर्द ही मिलेगा। मेरे लिए माँ के साथ रहना ही सबसे अच्छा है। तुम मुझसे कभी भी मिलने आ सकते हो। मैं माँ से इस बारे में बात करूंगा, जरा सोच लो। पापा। कियान के सीने में एक ठेस उठी। एक 5 साल का बच्चा इतना समझदार कैसे हो सकता है? लड़के की परिपक्व ने उसके दिल को छलनी कर दिया, लेकिन यह उसका बेटा था। एक क्राफ्ट
वह उसे बाहर कष्ट सहने नहीं दे सकता था। उसे परिवार में ही पालना पोसना था। अगले कुछ दिनों में कियान लियो को आरा से मिलने अस्पताल ले गया। शायद अपने बेटे की वजह से आरा का मनोबल काफी दृढ़ हो गया। वह धीरे धीरे अपने अवसाद से ऊपर उबर रही थी। हालांकि जब भी वह कियान को देखती आंखों में नफरत की आग जल उठती थी। कुछ दिनों बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। एतन ने उसकी खूब देखभाल की। अपनी दवाइयां समय पर लेना, जब तबीयत खराब लगे तो यूं ही गोली मत खा लेना, सर्दी जुकाम नहीं है, एक खुराक से ठीक नहीं होगा। एक पल के लिए उसने चंचलता दिखाई। एतन मेरी तरफ देखो, मैं अब ठीक हूँ, मैं आमतौर पर ठीक ही रहती हूँ। कियान से दोबारा मिलने के बारे में क्या ख्याल है? एतन के एक सवाल ने उसकी मुस्कान रोक दी। बिल्कुल, जब वह कियान को देखती तो घबरा जाती, अपना आपा खो देती। उस आदमी ने उसे इतना गहरा दुख पहुंचाया था कि वह उसकी परछाई में फंस गई थी, मानो उसे याददाश्त नाम की अकेला इलाज बीमारी हो गई हो। आरा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प छलक रहा था। कुछ चीजें दवा से ठीक नहीं होती। मुझे खुद पर भरोसा करना होगा। मैं अब कियान की परछाई में नहीं जीना चाहती। मुझे एक नई जिंदगी चाहिए, एक नई शुरुआत। इस बीमारी के बावजूद मैं इस डर से लड़ूंगी। इसी बीच पास ही एक लग्जरी कार पार्किंग में। क्या तुम अपनी पूर्व पत्नी का पीछा कर रहे हो? कियान ने माइल्स को तीखी नजर से देखा। एक और शब्द बोला तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। माइल्स बस मुस्कुराया। तुम आजकल उसके बारे में बहुत चिंतित हो। क्या आखिरकार अपनी पहली पत्नी से प्यार हो गया है? कियान ने गला साफ किया और सवाल को टाल दिया। मुझे आज तुम्हें कुछ काम करवाना है। कुछ देर बाद स्टूडियो में एक अनपेक्षित मेहमान आ गई। माइल्स ने उसके द्वारा दी गई कॉफी स्वीकार की और सीधे मुद्दे पर आ गया। उसने उसे अपना बिजनेस कार्ड दिया। मिस आरा, क्या आप डिजाइनर धमा है? माफ कीजिए, नहीं। आरा ने तुरंत इनकार कर दिया। इतनी जल्दी मना मत कीजिए, माइल्स ने बीच में टोकते हुए कहा। मेरी कंपनी स्प्रिंग वेडिंग ड्रेस लाइन लॉन्च कर रही है और हमें आपके साथ सहयोग करने में खुशी होगी। लेकिन उसने सिर हिला दिया। माफ कीजिए, मैं दमा नहीं हूँ और मैं आप वेडिंग डिजाइन नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं डिजाइन नहीं कर सकती। प्लीज जाए। माइल्स ने सिर हिलाया। धक्का नहीं दे रहा। मुझे उम्मीद है कि आप अपना फैसला बदलेंगी। भले ही आपको चोट लगी हो, घाव को भरने के लिए धूप की जरूरत होती है। आपकी प्रतिभा आपकी है, कोई इसे आपसे छीन नहीं सकता। मुझे आप पर विश्वास है। माइल्स की उत्साहवर्धन निगाहों देखकर माइल्स वही जम गया। वह खड़ा हो गया। मैं चाहता हूँ अगर आपका मन बदल जाए तो मुझे कभी भी फोन कर लेना। हमारी डिजाइन टीम आपके साथ काम करना पसंद करेगी। कॉफी के लिए शुक्रिया, यह बहुत अच्छी है। स्टूडियो से निकलते हुए माइल्स सीधे सड़क के किनारे खड़ी काली कार की ओर बढ़ा। जैसे ही वह यात्री सीट पर बैठा, कियान ने पूछा। माइल्स ने सिर हिलाया। उसने मना कर दिया। मुझे पता था, कियान बुदबुदाया। कियान का खोया हुआ चेहरा देखकर माइल्स ने अपनी बाहें ऊपर उठाई। खुद उससे क्यों नहीं पूछते, मुझे क्यों भेज रहे हो? कियान की स्टीयरिंग व्हील पर पकड़ और मजबूत हो गई। अगर मैं चाहता तो वह मदद लेने के बजाय मरना पसंद करती। दोस्तों, वह शायद तुमसे ज्यादा मुझे देखना पसंद करेगी। कियान ने उसे गुस्से से घूरा। क्या तुम खुद को मरवाना चाहते हो? माइल्स ने आत्मसमर्पण करते हुए हाथ ऊपर उठा लिए। अरे इतना गुस्सा मत करो, मैं तुम्हारी पैसे कमाने में मदद कर रहा हूँ और बदले में मुझे यही मिल रहा है। उसकी आवाज सीरियस हो गई। लेकिन सच में अगर तुम उसकी इतनी परवाह करते हो तो तुमने उसे 5 साल पहले जेल में क्यों डाला? माइल्स सही था। वह वही इंसान थी जिसने वह सबसे ज्यादा नफरत करता था। तो फिर वह उसकी मदद करने की इतनी कोशिश क्यों कर रहा था? लंबे मौन के बाद कियान की आवाज आई, क्योंकि उसने क्लोई को मार डाला था और उस समय क्लोई गर्भवती थी। लेकिन यह भी पता चला है, तुम्हें नहीं पता था, माइल्स ने व्यंग्य से भरे लहजे में कहा। इशारा साफ था। अपनी प्रेमिका के लिए कियान ने अपनी गर्भवती पत्नी को जेल में बंद कर दिया था। कार को अचानक तेज होते देख माइल्स मुस्कुराया। किस बात ने तुम्हें परेशान किया? कियान ने दांत पीसते हुए कहा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत नरमी बरती है। मैं तुम्हारे दादाजी को फोन करके तुम्हारे सारे अफेयर्स के बारे में बता दूंगा।
अब माइल्स की घबराहट की बारी थी। क्यान, ये तो बहुत घटिया बात है। तुम कैसे दोस्त हो? किसने कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ? आखिरकार क्यान ने माइल्स को घर पर छोड़ दिया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसका फोन बज उठा। एक साफ यंग आवाज सुनाई दी, पापा मैं हूँ। क्यान का लहजा तुरंत नरम पड़ गया। लियो, क्या बात है? लियो एक छोटे बच्चे की तरह बोला। पापा, क्या आपने आज मम्मी को देखा? क्यान का दिल जोर से धड़कने लगा। आप क्यों पूछ रहे हैं? आपकी माँ ने कहा कि किसी ने उससे दम्मा के रूप में पहचान लिया और उन्हें काम पर रखना चाहा। मुझे पता है कि आपने ही उस इंसान को भेजा था, है ना? वह जरूर से मेरा बेटा है। लियो ने पूछा, अगर पिछले 5 सालों के लिए तुम्हें पछतावा है तो हम इसे मान लेंगे, लेकिन अगर यह सिर्फ दया है तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। क्यान का दिल बैठ गया। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें ऐसा कहने को कहा था? नहीं, लियो ने दूसरी तरफ से जवाब दिया। मैंने खुद सोचा था। माँ को नहीं पता कि मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ। मैं बस तुम्हारी और तुम्हारी माँ की मदद करना चाहता हूँ। तुम मुझे क्यों नहीं करने दे रहे? मुझे बेहतर जिंदगी की जरूरत नहीं, लियो ने कहा। अगर तुम्हें मेरी माँ के लिए कोई भावना नहीं है तो प्लीज हमें और परेशान मत करो, लेकिन हमारे बारे में सोचने के लिए शुक्रिया। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। क्यान अंधेरी स्क्रीन को देखता रहा, जैसे उसे कुछ सूझा ही नहीं। उसके अंदर घबराहट की लहर दौड़ गई। उसे लगा जैसे वह आरा और लियो दोनों को खो रहा है। इस बीच माइल्स के जाने के बाद आरा अपने स्टूडियो में अकेली बैठी थी। उसका उदास चेहरा देखकर एथन उसके पास गया और उसके बालों को सहलाया। क्या चल रहा है? आरा ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में झिझक थी। मुझे लगता है शायद मुझे उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आरा, अगर तुम नहीं चाहती तो खुद पर जबरदस्ती मत करो, एथन ने कहा। लेकिन उसने सिर हिलाया। उसकी निगाहें साफ और दृढ़ थी। नहीं, मुझे लगता है वह सही कह रहा है। कुछ जख्मों को भरने के लिए धूप की जरूरत होती है। क्यान ने जो दर्द दिया था शायद अब उतना दर्द नहीं होता जितना पहले होता था। उस दोपहर जैसे ही वह तय लॉबी में पहुंची, एक रिसेप्शनिस्ट ने कहा, आप आ रहे, प्लीज मेरे साथ आइए। आरा जम गई। यह देखकर हैरान थी कि कोई उसका इंतजार कर रहा था। उसने सिर हिलाया और उसके पीछे चली गई, लेकिन जब निजी कमरे का दरवाजा खुला तो वह वहीं रुक गई। क्यान एक आलीशान सोफे पर आराम से बैठा था, एक ठंडा नॉवल अंदाज लिए हुए। उसका सुंदर चेहरा एक बर्फीली दूरी से ढका हुआ था। मैंने ही माइल्स को तुमसे मिलने भेजा है। बैठो और चलो बात करते हैं। बात करने के लिए कुछ नहीं है। आरा ने अपने सदमे को दबाया। उसका चेहरा सख्त हो गया जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, लेकिन क्यान की ठंडी हंसी ने उसे रोक दिया। आरा, क्या अब तुम मुझसे इतना डरती हो? 5 साल पहले वाली आत्मविश्वास से भरी प्रतिभाशाली डिजाइनर कहा गई। उसके शब्दों ने उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई और उसे वही रोकने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार वह उसके सामने बैठ गई। तुम्हें क्या चाहिए? अपने सामने बैठी लेडी को देखकर क्यान को एहसास हुआ कि 5 साल पहले यह पहली बार था जब वह इतने शांत भाव से एक दूसरे का सामना कर रहे थे। आरा अब वह लड़की नहीं थी जो उसे बिना शर्त प्यार करती थी, और वह भी अब पहले जैसा क्यान नहीं था। उसने खुद को संभाला और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे स्टूडियो के लिए ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्ट मुहैया कराऊंगा। बदले में क्राफ्ट परिवार लियो का पालन पोषण करेगा। आप उससे कभी भी मिल सकते हैं, लेकिन अब से उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी हमारी है। आरा ने तुरंत मना कर दिया, कोई जरूरत नहीं, मेरा भाई और मैं उसका ख्याल रख सकते हैं। लेकिन क्यान ने सिर्फ मुस्कुरा दिया। क्या तुम सच में मुझसे पंगा लेना चाहती हो? एक फोन कॉल और मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को सड़क पर निकाल दूंगा। लियो तुम्हारे साथ फुटपाथ पर सो रहा होगा। आरा ने सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखों में गुस्सा और आरोप की आग भड़क उठी। तुम मेरे बेटे का इस्तेमाल मुझे धमकाने के लिए कर रही हो। आरा, खुद को इतना बड़ा मत समझो, उसने ठंडे आवाज में कहा। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं बस अपने बेटे को वापस ले रहा हूँ। यही नरमी का तरीका है। अगर मैंने जबरदस्ती की तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगी?
उसके शब्द उसके दिल में चाकू की तरह चुभ गए। उसकी आंखें लाल हो गई, उसकी आवाज कड़वी नाराजगी से भर गई। कियान, तुम बेरहम हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि लियो मेरा भी बेटा है? तुम जो चाहो ले सकते हो, जबकि मुझे बस सहना पड़ता है। उसकी आंखों में आंसू देखकर कियान को एक अजीब सा झटका लगा। उसके भीतर अपरिचित भावना कूद पड़ी। आरा के लौटने के बाद से ऐसा अक्सर होने लगा था, मानो सालों से उसने जो दीवारें खड़ी की थी वे आखिरकार ढहने लगी हो। क्या तुम मुझसे तर्क की बात करना चाहती हो आरा? क्या तुम्हें यह रेडिकुलस नहीं लगता? वह एक क्राफ्ट है, उसके भविष्य में तुम्हारा कोई दखल नहीं रहा। आरा ने उदास होकर हंस दिया। शायद नहीं, लेकिन मैंने उसे 5 साल पाला है। तुमने एक उंगली भी नहीं उठाई, तो तुम्हें पैसे चाहिए? कियान ने तिरस्कार भरी आवाज में कहा, मानो उसने उसे पूरी तरह से भांप लिया हो। 50 लाख, इसे लियो को पालने का भुगतान समझ लो। अगर तुम्हें नगद चाहिए तो सीधे सीधे कह दो, दिखावा मत करो। उसकी तिरस्कार बड़ी निगाहों ने साफ तौर पर उसे उस तरह की औरत के रूप में चिन्हित कर दिया था जो पैसे के लिए अपने ही बेटे को बेच देगी। आरा चुप रही, कियान को घूर रही थी। कुछ देर बाद वो हंसी, एक टूटी हुई हंसी जो लगभग चक्कर आने वाली थी। क्योंकि तुम मुआवजा देने के लिए इतने क्यूरियस हो तो मैं मान लेती हूँ कि यह तुम्हारा दोषी अंतरात्मा है। कल तक 5 लाख मेरे खाते में भेज दो, मुफ्त का पैसा कौन मना करेगा। उसकी मुस्कान जितनी जल्दी आई उतनी ही जल्दी गायब हो गई। उसकी आंखों में ठंडी अवज्ञा जल रही थी। 50 लाख तो कुछ कम है। मुझे लगा था कि मिस्टर क्राफ्ट जैसे आदमी अपने बेटे के लिए अरबों खर्च कर देगा। मैं 9 अंकों की रकम के लिए तैयार थी और आप सिर्फ 50 लाख दे रहे हैं। निराशा। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, कियान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने बनावटी अंदाज में जीभ चटकाई। किस तरह की औरत, किस तरह की औरत? उसने बीच में ही टोकते हुए कहा, सावधान रहे मिस्टर क्राफ्ट, कहीं आप मुझ पर मोहित ना हो जाए। वह मन ही मन मुस्कुराई। अगर वह पहले से ही उसके बारे में ऐसा सोचते थे तो वह उसी तरह बिहेवियर करेगी। अब से उनके बीच बस पुरानी नफरत ही बची थी, स्नेह का कोई नामो निशान नहीं था। उसने अपनी पीठ सीधी की और खड़ी हो गई। अगर और कुछ नहीं बचा तो मैं जा रही हूँ। अगली सुबह आरा एक बुरे सपने से अचानक जाग उठी और बुदबुदाई, मेरे बेटे को मत ले जाओ। उसके बगल में बैठे लियो ने तुरंत उसे एक गिलास पानी दिया। माँ, एक और बुरा सपना, अपनी दवाइयाँ ले लो, इससे आराम मिलेगा। आरा ने उसके बालों को सहलाया। उसकी आवाज थकी हुई थी। मुझे माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें फिर से परेशान कर दिया। लड़का और करीब आ गया। डरो मत माँ, अंकल एथन और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। आरा के हाथ कांप रहे थे। मैं भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, उसने वादा किया। लियो ने उसकी ओर देखा। उसकी साफ आंखें उसे कियान से पहली मुलाकात की याद दिला रही थी। वह घमंडी पॉपुलर कॉलेज का लड़का। उसकी टाई बेफिक्री से ढीली हो गई। जिस आदमी से वह कभी इतना प्यार करती थी वह आज इतना कूर कैसे हो गया। माँ, क्या पापा फिर से तुम्हें परेशान कर रहे हैं? लियो की आवाज ने उसे उसके ख्यालों से बाहर निकाल दिया। अपने बेटे के सतर्क चेहरे को देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने उसे सच बताया था। कियान चाहता था कि वह क्राफ्ट परिवार के बंगले में रहे। लियो को हैरानी नहीं हुआ। उसने अपने बिखरे बालों को संवारा। तुमने मना कर दिया था है ना माँ? आरा ने एक अजीब सी मुस्कान दी। हाँ, तुम्हारे पापा ने तो हमें बहुत सारा पैसा भी दिया था। मेरे लिए दुखी मत होना, ठीक है? लियो ने जल्दी से कहा। पैसा होना बहुत अच्छा है, हम अंकल एथन के साथ घूमने जा सकते हैं। आरा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अपने असली डर को छिपाते हुए वह जानती थी कि कियान के साथ उसके रिश्ते खत्म नहीं हुए थे। $5 मिलियन शायद उसे अपमानित करने की उसकी प्लानिंग का सिर्फ शुरुआती हिस्सा था। उसने अपने बेटे को कसकर गले लगाया और उसे खुद को दिलासा देते हुए, लियो, मैं किसी को भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं ले जाने दूंगी। बाद में वह अपने स्टूडियो की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह अंदर गई, एथन ने मुंह बनाकर उसका अभिवादन किया। आरा, बुरी खबर है, हमारे सभी स्टूडियो कॉन्ट्रैक्ट अचानक कैंसिल हो गए हैं। आरा जम गई। क्या यह कैसे हुआ? सीधी बात है, हमने किसी को नाराज कर दिया है, एथन ने कहा।
उसकी बातों से आरा को सब कुछ समझ आ गया। यह क्या नहीं होगा, वह अपनी शक्ति का बुरा इस्तेमाल करके उसे लियो को सौंपने के लिए मजबूर करना। उसने अपनी मुठ्ठियां बींच ली। उसका संकल्प और भी दृढ़ हो गया। चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसे यह दिखाना चाहता था कि वह कितनी आसानी से उनके रिश्ते को खराब कर सकता है। आजीविका उसका लक्ष्य क्लियर था। क्या मजबूरी, वह अपने बेटे को उस आदमी को नहीं देगी। वह दामाद थी, डिजाइन जगत में एक सम्मानित नाम। उसे इतनी आसानी से बहिष्कृत नहीं किया जा सकता था। कोई ना कोई मदद को तैयार होगा। एथन ने अपनी बहन के अड़ियल रवैये को देखा और आह भरी। वह जानता था कि कितनी जिद्दी हो सकती है। वह सबसे मुश्किल समय में भी लड़ती, लेकिन वह नहीं जानता था कि वे कब तक टिक पाएंगे। इस बीच क्राफ्ट इंटरप्राइजेज के सीईओ के ऑफिस में एक असिस्टेंट ने सम्मानपूर्वक बताया, 3 और कंपनियों ने आधिकारिक तौर पर मिस आरा के स्टूडियो के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए हैं। आरा की क्या प्रतिक्रिया थी? कियान ने शांत भाव से पूछा। असिस्टेंट ने आंसर दिया। उसने कोई रिएक्शन नहीं दी और फिर जोड़ा, रद्दीकरण के बाद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन के लिए मुकदमा नहीं किया और न ही कोई शिकायत दर्ज की। कियान की आंखों में गुस्से की चमक आ गई। बिजनेस बुरी तरह से ठप हो गया। उद्योग द्वारा प्रभावी रूप से बहिष्कृत कर दिया गया था। किसी भी स्टूडियो के लिए यह मौत की सजा थी। वह इतनी शांत कैसे रह सकती थी? ऐसा लग रहा था कि वह अंत तक उससे लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। उसके होठ पर एक ठंडी मुस्कान सी झलक गई। अगर वह लड़ाई चाहती थी तो वह उसे लड़ाई देगा। वह देखेगा कि वह कब तक टिक सकती है। और इसी के साथ दोस्तों, हमारी मानवा खत्म होती है। अगर यह मानवा 10,000 तक पहुंची तो इसकी दूसरी पार्ट आएगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।